नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में 2024 की तैयारियों के बीच जहां बीजेपी का अभियान राम के रास्ते है, तो वहीं कांग्रेस भी न्याय यात्रा के साथ छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की दूरी नापने की पूरी तैयारी में है, जिसके तहत 15 फरवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर बैठक से लेकर रूट मैप तक तेजी से तैयार किया जा रहा है। अब देखना यह है कि तैयारियों के बीच वार पलटवार के सिलसिले के साथ कौन जनता के बीच पहुंचने में सफल हो पाता है। तो आज बीजेपी कांग्रेस की तैयारियों के साथ ही बात होगी जनता के मनोभावों की, लेकिन उससे पहले पेश है एक रिपोर्ट। देश में इस वक्त प्रमुख राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं। कांग्रेस एक ओर जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा है, तो बीजेपी पूरे देश में भगवान राम का यशोगान का भगवा रंग बिखेरते हुए अपनी साख मजबूत करने में लगी है। दोनों राजनीतिक पार्टियों के बीच इस वक्त एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर तेज हो गए हैं। ये इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जारी है और भाजपा अयोध्या में होने वाले भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे देश में भगवान राम के यशोगान के कार्यक्रमों के जरिए माहौल तैयार करने में जुटी है। वहीं छत्तीसगढ़ में इन दिनों कांग्रेस बीजेपी पर लगातार राम के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने का आरोप लगा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी के काम का विरोध करो तो ये आपको पाकिस्तानी बता देंगे, वो देशद्रोही हो जाएगा, उसे खालिस्तानी, धर्म विरोधी और हिंदू विरोधी बता देंगे। श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बीजेपी के इस कार्यक्रम का विरोध सिर्फ कोई पार्टी नहीं बल्कि शंकराचार्य और गुरु भी कर रहे हैं। ये राम मंदिर को तो देख रहे हैं आप, लगातार शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं कि मंदिर अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है, इतना जल्दबाजी क्या है, रामनवमी में उनको करना चाहिए। तो एक चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी जी अगर अच्छा काम करते, मैं समझता हूं कि रोजगार के मुद्दे पे चुनाव जाते, महंगाई के मुद्दे पे चुनाव में जाते, देश की सुरक्षा के मुद्दे पे चुनाव में जाते, पता है, बहुत सारे मुद्दों को लेकर चुनाव में जाते, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए इस तरह से सिर्फ मंदिर के नाम से प्रोपेगेंडा कर, सिर्फ भावना, देश की जनता में भावनाओं से खेलकर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं बीजेपी भी इस मामले पर लगातार कांग्रेस पर जवाबी हमला करते हुए उन्हें प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का कारण पूछ रही है, जिसे लेकर अभी तक कांग्रेस की ओर से नहीं जाने का कारण नहीं बताया गया है। बीजेपी द्वारा छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा क्षेत्रों में राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के छत्तीसगढ़ पहुंचने से पहले नव मतदाता सम्मेलन समारोह रामलीला के मंचन का कार्यक्रम आयोजित करवाया जा रहा है। पूरी तैयारी है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा करके लोगों को अक्षर दे करके और संघ के लोग आमंत्रित कर रहे हैं। आम जनता की इसमें भागीदारी है, जो लोग जाकर के 22 तारीख के कार्यक्रम को और एक भव्य दिवाली मनाने का कार्यक्रम। हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी 14 बरस वनवास काट करके जब अयोध्या लौटे थे, उस समय को ही हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। लेकिन अब की बार 500 बरस के बाद श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है। पूरा देश आतुर है 22 तारीख को एक भव्य दिवाली मनाने के लिए। हम सब जनता, छत्तीसगढ़ के आम जनमानस, भारतीय जनता पार्टी स्वयं, राष्ट्रीय स्वयं संघ के स्वयंसेवक, सब लोगों के मन में अति उत्साह है। मैं तो यहाँ पर जहां पर भी देखता हूँ, चौक में, चौराहे में, सब्जी वाले से, पान वाले से, जहां भी मिलता हूँ, सब लोगों के मन में उत्साह है। और 22 तारीख को अभूतपूर्व दिवाली के दिन के रूप में मनाने का निर्णय छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ने किया। बहरहाल देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी पूरी गठबंधन टीम के साथ भगवान राम के नाम पर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। लेकिन इन सब के बीच देश में बीजेपी को इसका काफी फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में हो सकता है। शायद इसीलिए विपक्ष के नेताओं ने अयोध्या के निमंत्रण को अस्वीकार कर नहीं जाने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
तो आज छत्तीसगढ़ की राजनीति और राजनीतिक मुद्दों पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ सौरभ साहू जी प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। वासु शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मनीष बोरा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल वासु शर्मा जी आपसे ही, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी 22 जनवरी की तैयारी कर रही है और उसको लेकर हर राज्य में तैयारियां हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस का सीधा आरोप है कि पहले तो इस कार्यक्रम को बीजेपी के द्वारा राजनीतिक बना दिया गया है और उसके बाद यदि किसी बात का विरोध किया जाता है तो आप सीधे देशद्रोह और तमाम इस तरह के विरोध पर उतर आते हैं। प्रियंका जी, सबसे पहले तो इंडिया वॉइस के सभी दर्शकों को नमस्कार और सभी मेरे पैनलिस्ट साथी बैठे उनको भी नमस्कार। ये कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। 500 सालों का संघर्ष राम भक्तों का रहा है और आज जब तारीख, इनके नेता पहले क्या कहते थे? इनके नेता पहले कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और जब तारीख बन गई, तारीख आ गई और तारीख का न्योता इनके बड़े नेताओं के पास गया और वो नेता अस्वीकार कर देते राम मंदिर राम नहीं, लेकिन वासु शर्मा जी आपकी तारीख में चारों शंकराचार्य नहीं शामिल है ना, इसीलिए कांग्रेस सवाल उठा रही है। देखिए कांग्रेस तो शंकराचार्य हिंदुओं के धर्म गुरु है, हिंदुओं को रास्ता दिखाने वाले, वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। उसके कारण बता रहे हैं कि हम जाएंगे तो हमारी व्यवस्था बनती है, हमारे साथ हजारों भक्त जाते हैं, उस दिन भारी बहुत भीड़ रहेगी वहां पर, तो वो अपना राय रख रहे हैं। कई बार शंकराचार्य वो आपसी में से बात करके जो उनका विषय वो रख लेंगे। नहीं, क्यों उनका तो ये भी कहना है ना कि निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नियम विरुद्ध है। देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई नहीं कहना है। राम मंदिर जहाँ गर्भ में बैठेंगे वो पूरी तरीके से बन चुका है। राम मंदिर बहुत बड़े जगह में बन रहा है, तो कुछ अलग सेक्टर में कुछ अलग निर्माण होंगे, वो आगे चल के होंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी क्या राम के जो उत्सव मन रहा है उसमें शामिल हो रही है, तो किसी को कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी भी घोषणा कर दे कि 22 तारीख को हम महाभंडारा कराएंगे, हम राम जी की आरती करेंगे, हम आतिशबाजी करेंगे, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। लगातार विरोध कांग्रेस पार्टी करती आई है, जब से सुप्रीम कोर्ट ये मुद्दा चलते आ रहा है। इनके वकील रोकने का काम करते हैं, बड़े बड़े वकील खड़े करके रखे थे, कांग्रेस पार्टी रोकने का काम करते हैं, तो जनता सब देख रही है कि कौन राम के साथ है, कौन राम के साथ नहीं। सौरभ जी आपका जवाब। तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि कहीं पर भी राम जी का विरोध कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। ये जिस तरीके से आपने भी खुद मेंशन किया और वासु भाई उसमें बहुत चालाकी से बच गए कि शंकराचार्य जी खुद उसमें उस डेट के लिए पूर्ण जो राम मंदिर है उसके जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसमें जाने का विरोध कर रहे हैं। और वासु भाई खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि शंकराचार्य जी जो है वो हिंदुओं के धर्म गुरु है, उनके पथ प्रदर्शक है। लेकिन ऐसे भी पथ प्रदर्शक होने का क्या मायने, जिसको हिंदुओं के जो बड़े नेतागण हैं या फिर राम मंदिर ट्रस्ट की बात करें वो लोग ही नहीं मान रहे हैं, तो उनको सिर्फ आप एक 100 पीस की स्थिति में ला करके खड़ा कर दिए हैं शंकराचार्य जी लोगों को। तो हमारा भी ये विरोध राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं है, या राम मंदिर वहां क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये अगर इस तरीके की बात बीजेपी समझ रही है या लोगों को समझा रही है तो बिल्कुल ये गुमराह करने वाली बात है। कहीं पर भी राम जी का विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जो हमारे धर्म गुरुओं के अगेंस्ट में जाकर के ये समारोह आयोजित किया जा रहा है और इसको 2024 चुनाव के लिए जिस तरीके से राजनीतिक चेहरा दिया जा रहा है, राजनीतिक प्रोपेगेंडा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, उस बात का हमारा विरोध कर रहे हैं। कोई शंकराचार्य के खिलाफ नहीं जा सकता, आप भी हिंदू है, मैं भी हिंदू हूँ, बनाने के लिए हमारे गुरु है, वो कभी राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आए बड़े हैं अपने धर्म के बारे में, धर्म की बात अगर धर्म में ट्रस्ट वालों से कर रहे हैं तो आपत्ति नहीं है, आप विरोध कर रहे हैं। लेकिन सामने जो रामनवमी का शुभ अवसर दिख रहा है जो राम जी के जन्म दिवस के रूप में होता है, तो उस दिन प्राण प्रतिष्ठा करने में क्या जाता है बीजेपी का, ये खुद शंकराचार्य जी पूछ रहे हैं। कांग्रेस इस बात का विरोध नहीं कर रही है निश्चित रूप से, लेकिन अगर इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक बनाया जाएगा, राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है बीजेपी, जो कि पूरी तरह से दिख रहा है, हम उस बात का विरोध कर रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस के भी जो हिंदू हैं वो अयोध्या जाते रहे हैं। आप मेरी स्वयं की बात करेंगे तो 2 साल पहले मैं अयोध्या जाकर के आया हूँ, तो हम जाते रहे हैं, जाएंगे भी और आगे भी जाते ठीक है। मनीष बोरा जी भी हमारे साथ है। मनीष जी प्रोपेगेंडा में शामिल होने के लिए इस बात पे कोई बात नहीं है। एक 10 सेकंड और लूंगा प्रियंका जी मैं। यहाँ पर जिस तरीके से बात हो रही कि कांग्रेस ने जो निमंत्रण है उसको अस्वीकार कर दिया, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है।
कांग्रेस पार्टी ने इसको कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत निर्णय पे छोड़ा हुआ है। जिसको जाना है वो बिल्कुल जाएंगे, अभी या बाद में या पहले भी जाते रहे हैं, जैसा मैंने कहा, तो वो उनका व्यक्तिगत निर्णय रहेगा कार्यकर्ताओं का। मनीष बोरा जी, जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा विरोध की बात निकलकर सामने आ रही है, उसमें सौरभ जी ने कहा है कि कार्यकर्ताओं पर छोड़ा गया है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने इनकार कर दिया है। शंकराचार्यों की यदि बात की जाए तो शंकराचार्य जी ने मंदिर का विरोध कभी नहीं किया है, समय का विरोध जरूर किया है। और साथ ही साथ अब कुछ शंकराचार्य का ये भी बयान निकलकर सामने आया है कि धर्म के साथ खड़े रहना उनका काम है, वो उसे छोड़ नहीं सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि राजनीतिक पार्टी है और ऐसे में यदि समय पर एक निर्धारित समय पर किया जा रहा है, चुनाव से पहले किया जा रहा है, तो आप बताइए, राजनीतिक नजरिए से इसे गलत नहीं माना जा रहा है, तो इसका मतलब कांग्रेस का जो फैसला है वो भी राजनीतिक है। भारतीय जनता पार्टी का भी फैसला राजनीतिक है, लेकिन कांग्रेस का भी फैसला राजनीतिक है। देखिए, निश्चित रूप से राजनीतिक दल हैं तो उनके फैसले तो राजनीति से प्रेरित होंगे ही होंगे, उसमें कतई इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ नहीं तो पर फिर बात इसमें ऐसे में एक दूसरे पर जो आरोप लगाया जाता है ना कि आप राजनीति कर रहे हैं, हम धर्म के बहुत बड़े रक्षक हो गए। देखिए, धर्म के रक्षक होने के लिए या धर्म के कोई ठेकेदार तो हो नहीं सकते हैं। हर व्यक्ति की आस्था है और आस्था का मुझे नहीं लगता कि कोई मूल्यांकन हो सकता है या आस्था को लेकर के कोई किसी को कुछ कह सकता है, क्योंकि धर्म एक आस्था का विषय है। मेरी आस्था जहां होगी मैं वहां पर जाऊंगा, उस धर्म का पालन करूंगा, तो इसमें कहीं कोई वो चीज नहीं है। लेकिन यहाँ बात यदि हम बात करें राजनीतिक करने की, तो देखिए निश्चित रूप से ये बात स्पष्ट रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई आज से धर्म के आधार पर राजनीति नहीं कर रही। मुझे तो लगता है भाजपा का जब से प्रादुर्भाव हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है और राम मंदिर को लेकर के लगातार वो आंदोलनरत रही है और खुले तौर पे आंदोलनरत रही है। तो उसमें कहीं कोई ये बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उससे लगा। और कांग्रेस ने भी समय समय पर इन चीजों को कहा है कि देखिए, जो राम मंदिर था उसका दरवाजा कांग्रेस ने खुलवाया, इस बात को कांग्रेस लगातार कहती रहती है। तो देखिए, सामने चुनाव है और चुनाव की दृष्टि से सब कुछ जो कहा जा रहा है, जिस प्रकार से हो रहा है, देखिए आज मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि कांग्रेस को सबसे पहले जनमानस को पढ़ना होगा। जनता के दिल में क्या है, जनमानस क्या चाह रहा है और पूरे देश के अंदर जो जनता के मन में जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को समझते हुए अपने राज करने की नीति को तय करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है पूरे देश के अंदर में, राम मंदिर को लेकर के लगातार जिस प्रकार से चीजें आ रही है, शंकराचार्य जी के वहां पर शामिल नहीं होने को लेकर चीजें आ रही है, तो देखिए शंकराचार्य जी का कहना है कि शास्त्र सम्मत प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। वो इस बात को कह रहे हैं, राम मंदिर का विरोध कतई नहीं कर रहे हैं या प्राण प्रतिष्ठा का वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो शास्त्र सम्मत नहीं है और जहां पर शास्त्र सम्मत चीजें नहीं होंगी वहां पर हमारा जाना उचित नहीं होगा, इस बात को उन्होंने कहा है। जी बिल्कुल। मनीष जी, इस पूरे मामले में कांग्रेस की यहाँ पे यदि हम बात करें तो चुनावी आरोप प्रत्यारोप और ये दौर तो चलता रहेगा, लेकिन क्या लग रहा है न्याय यात्रा की जिस तरह से तैयारी चल रही है, 15 फरवरी से न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है और ऐसे में जब तमाम रोड मैप तैयार किया जा रहा है 2024 के लिए, क्या लगता है आपको कि ये जो इनकार किया है इसका नुकसान हो सकता है आने वाले समय में? देखिए, कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी के तहत जो बातें कही, जैसा कि मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, उनके शीर्ष नेतृत्व ने वहां जाने से इनकार किया है, मगर बाकी किसी को उन्होंने रोका नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो कार्यकर्ताओं के विवेक पर निर्भर करता है, वो जाना चाहे तो जाए, न जाना चाहे तो न जाए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का, कुछ नेताओं का कहना है कि जो नुकसान होना था वो हो चुका है। देखिए, वो बात आपकी सच है कि जो नुकसान होना था वो तो ऑलरेडी हो चुका है। जिस प्रकार से आपने जाने से इनकार किया, देखिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो स्टैंड होगा या उस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो स्टैंड होगा किसी मुद्दे पर लेकर, मुझे लगता है कि उस पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी स्टैंड जो है वो कमोबेश वही होगा, क्योंकि कोई भी अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जाकर के कोई काम नहीं करेगा। तो ये बात सीधे तौर पे दिख रही है कि जब आपका शीर्ष नेतृत्व किसी चीज को डिनाय कर रहा है तो क्या कार्यकर्ता उसमें जाएगा, कार्यकर्ता का विवेक उसमें कितना काम करता है, वो जाता है कि नहीं जाता, ये बात का मैटर है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस की जो न्याय यात्रा निकल रही है, निश्चित रूप से न्याय यात्रा जिन बातों को लेकर के निकल रही है वो देश के सामने ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई को लेकर के बात करें, चाहे वो अन्य चीजों को लेकर के बात करें, जिस प्रकार से वो सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे हैं लोगों। और इसमें सबसे बड़ी चीज है, न्याय यात्रा के माध्यम से कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने के लिए फिर से जनता के बीच जा रही है, जनता से जुड़ने का प्रयास कर रही है, जनता की समस्याओं को समझने का प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से हम देखें, राहुल गांधी कभी किसानों के साथ जाकर के जुड़ते हैं, कभी मोटर मैकेनिक के साथ जाकर के बैठते हैं, कभी कहीं और जा रहे हैं, कभी कहीं और जा रहे हैं। तो इस प्रकार से
जो कुछ भी हो रहा है इसमें सीधे तौर पे एक चीज ये देखने को मिल रही है कि जनता से सीधे जुड़ने का प्रयास वो कर रहे हैं, लेकिन जनता से जुड़ने का प्रयास करने के साथ साथ मैंने पहले भी कहा कि जनमानस को समझना होगा, जनता की नब्ज को समझना होगा, लोगों के मन में क्या है इस बात को समझना होगा और उस हिसाब से जी। कांग्रेस को अपनी राज करने ठीक की है, नीति सौरभ को जी। बनाना होगा। जी जी प्रियंका जी, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो हमारे पत्रकार महोदय ने कहा वो बिल्कुल सही बात है कि जनता के मानस को पढ़ना चाहिए। और हमें लगता है, जो कांग्रेस पार्टी को लगता है, राम मंदिर का तो जो मुद्दा है उस पर मैंने अपना स्टैंड आपको बताया। न्याय यात्रा की जहां तक बात है तो निश्चित रूप से हम जो राजनीति करना चाहते हैं या राजनीतिक विचारधारा जो हमारी है वो जनमानस के मुद्दों पर होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और इसी वजह से हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। इसके पहले जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें भी उद्देश्य वही था। अभी भी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा हम कर रहे हैं उसका भी बिल्कुल उद्देश्य वही है कि किस तरीके से लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और तरह तरह की जो समस्याएं हैं जो सीधे आज आम आदमी को प्रभावित कर रही है, उन मुद्दों को लेकर के हम चाहते हैं कि सरकार से सवाल पूछे। लेकिन विडंबना ये है आज कि अगर संसद में सवाल पूछे जाते हैं तो उसको किस तरीके से जो सत्ता पक्ष के द्वारा लिया जाता है और उसमें कई तरह की जो साजिशें होती है और फिर सदन से ही बाहर करने की बहुत सारी कार्रवाइयां होती है। तो ये एक दुर्भाग्य का विषय है आज लोकतंत्र के लिए। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो चुनाव के मुद्दे होने चाहिए वो देश के विकास, देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय, इन सब मुद्दों पर होना चाहिए, जिसकी बातें 2014 में खुद प्रधानमंत्री जी मोदी के गारंटी के रूप में दिए थे, लेकिन आज तक उस गारंटी का वासु जी क्या कह रहे हैं इस पर आपका? फिर से सौरभ जी कह रहे हैं, सौरभ जी कह रहे हैं कि इन्हीं मुद्दों पर उन्हें आगे बढ़ना है और इन्हीं मुद्दों पर 24 को चुनाव में आगे बढ़ेंगे। जी निश्चित तौर पे देखिए सौरभ जी की बात, आज आप देखेंगे नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कह रही है? 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर गए हैं 9 साल के अंदर। जब 2013 में जब इनकी सरकार थी तो वो रेशो कितना था? 29% पे था पॉवर्टी लाइन, और अब जब बीजेपी की सरकार है तो 11.78% पे आ गया। तो 25 करोड़ लोग को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये कांग्रेस को नहीं दिखेगा, जनता को दिख रहा है। आप न्याय यात्रा की बात कर रहे थे, मैं उनको न्याय यात्रा नहीं मानता जी। न्याय यात्रा जब इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की उसके बाद 11 विधानसभा चुनाव हुए, 8 में इनको हार मिली है। ये न्याय यात्रा नहीं है, ये राहुल गांधी जी को रिलॉन्च करने की यात्रा है। लगातार लॉन्च करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है लेकिन वो लॉन्च नहीं हो पा रही है। जनता कोई उद्देश्य नहीं है यात्रा का, केवल राहुल गांधी को नेता बनाना है, इसलिए यात्रा निकाली जा रही है। इसके पीछे कोई भी उद्देश्य कांग्रेस पार्टी का नहीं है। राहुल गांधी को नेता बना के आगे चलना है, यही उद्देश्य दिखता है। जनता भी देख रही है और हर क्या हुआ देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो डेटा और प्रोपोगंडा पे खेलती है, आप देखिए कि 2013 की भी बात अभी वासु जी कर रहे थे जब हमारी सरकार थी, तो आप देखिए नीति आयोग की ही रिपोर्ट है और उसको आप अगर देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक ने भी उन आंकड़ों को कंफर्म किया था कि 27 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर आए थे कांग्रेस के यूपीए के शासनकाल में। तो डेटा जो है वो सही से मुझे लगता है कि स्टडी करके नहीं तो ठीक है, मान भी लेती हूँ यदि मैं, तो आप अपना डेटा दे रहे हैं तो वो भी तो अपना डेटा दे रहे हैं, आप उसे नकार तो नहीं सकते ना। आप देखिएगा हमारा जो डेटा है उसमें एक और विशेष जो बात है प्रियंका जी की, वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा वो सत्यापित भी किया गया है। एक थर्ड पार्टी ऑडिट की जो बात है वो है। और आज जिस तरीके से देखेंगे कि आप देश में एजेंसियों का जो हाल है, आप सीबीआई, ये सारे आज नीति आयोग ने पॉवर्टी लाइन की बात 25 करोड़ भारतीय को निकालने की बात की तो उसको नकारते हैं। मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड कांग्रेस का हमेशा रहता है, जनता नहीं पाती। जब अच्छा है तो अच्छा है। इन्होंने अपना डेटा दिया 22 करोड़ की जनता, हम तो उसका खंडन करते हैं और एक थर्ड पार्टी उसमें ऑडिट की भी मांग करते हैं। नहीं, खंडन हमारा डेटा जो है वेरीफाई कर ले, यही नीति आयोग हम तो कह रहे हैं मनीष बोरा जी, तो आपने कराना की तब नीति आयोग अच्छा था, आज भारतीय जनता पार्टी की कराना की नहीं ठीक है। सौरभ साहू जी ठीक है, आपने अपना डेटा दे दिया, वासु जी ने अपना डेटा दे दिया, लेकिन खंडन किस बात से करते हैं? नीति आयोग की तो वो भी रिपोर्ट है ना, नीति आयोग की वो भी रिपोर्ट है, खंडन किस बात का? रिपोर्ट देखेंगे आप, 1 साल पहले की रिपोर्ट देखिएगा प्रियंका जी, तो 18 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे आए थे और आज 1 साल के अंदर जी वासु जी, कांग्रेस का झूठ ये चुनाव 22 करोड़ लोगों को तेलंगाना में सरकार बनी, अडानी के साथ कर दिया तो क्या
में क्योंकि तो अगर उस आप पर जवाब देखेंगे देंगे तो 4 तो करोड़ और लोग गरीबी रेखा के अरे ऊपर सौरभ हैं, जी, अभी तो मनीष समाज मनीष जी किया आपसे जाए। कह रहे, अभी मनीष जी आपको कह रहे थे कि जनमानस को समझने की जरूरत है, लेकिन आपके सामने तो डेटा आता है, आप उसे नकार देते हैं। मनीष जी, आपके पास आऊंगी। डेटा यदि सौरभ जी दे रहे हैं और वासु जी भी दे रहे हैं, वो डेटा मैंने खुद भी देखा है, जो सामने आया है, यदि डेटा आया है तो उस पर सवाल कैसे उठाए जा सकते हैं? नीति आयोग का ही तो डेटा है ना। देखिए, निश्चित रूप से डेटा आया है, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। डेटा कैसे आया, कहां से आया, वो तो अदर मैटर है। मगर इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि दोनों दल इस बात को कह रहे हैं कि हमने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, और मुझे लगता है कि गरीबी हटाने की, गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की जो ये बातें हैं, मुझे लगता है पिछले 50-60 वर्षों से लगातार चल रही है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। लेकिन वास्तविक धरातल पर उतर करके आप देखेंगे तो जो डाटा में आपके दिखता है वो धरातल में नजर नहीं आता है। लोगों का जीवन स्तर लगातार इतने लाख लोग, 18 लाख 17 लाख, इतने जो डाटा ये दे रहे हैं, उतने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, तो उसके बाद भी गरीबी तो उतनी की उतनी है, जितने आ रहे हैं उससे ज्यादा मेरे ख्याल से गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। तो इस बात को समझना होगा कि लोग गरीबी रेखा के नीचे नहीं, गरीबी रेखा से आप ऊपर लेकर के आ रहे हैं, मगर ये व्यवस्था नहीं करें कि लोग गरीबी रेखा के नीचे जाए ही ना। आप ये लोगों के जीवन स्तर को उस स्तर का बना दें कि वो गरीबी रेखा के नीचे जाए ही ना। आप लगातार ये प्रयास करते हैं, तो इसमें सब समझने की सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इस बात को कहना और इस 3 चीजों को लेकर के आना और जनता के बीच में जाना, जनता के मत को लेना। शर्मा जी, यदि गरीबी रेखा के ऊपर इतने लोग ऊपर उठे हैं तो फिर गरीबों को राशन देने की क्या आवश्यकता है? देखिए, जीवन यापन के लिए जो भी चीज इस सरकार ने देखी, तो जीवन यापन के लिए माननीय मोदी जी ने पहले दिन से पहल की। सबसे पहले गरीबों को आवाज देने का काम किया, 11 करोड़ करीब शौचालय बनाए, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कर दिया, और राशन की बात, राशन इसलिए चालू किया क्योंकि कोरोना काल में नहीं, इसका मतलब तो यही है कि योजनाएं तमाम चलती है, राशन भी दिया जाता है, लेकिन उनके कमाने का जरिया, उन्हें रोजगार बनाने का जरिया आप नहीं दे पा रहे हैं। यही वजह है ना कि गरीबी रेखा से ऊपर आप उठा रहे हैं, लेकिन राशन आपको तब भी देना पड़ रहा है। एक तरफ आप गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर राशन दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सौरभ जी, आपकी सरकार में भी आप इतना बड़ा डेटा देने के बाद गरीबी हटाओ की बात करते हैं। आपकी भी तो सरकार रही है ना 4 से 14 तक। बिल्कुल, मैं इसीलिए प्रियंका जी, जो मैंने ये बात कही कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, हमको उसका वर्ल्ड बैंक का जो थर्ड पार्टी एक जो कंफर्मेशन होता है, मैं अभी भी ये कहता हूँ कि इसमें IMF और वर्ल्ड बैंक का समर्थन, इनको नीति आयोग को इसका थर्ड पार्टी ऑडिट करवा लेना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपने ही जो बात कही, जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, मुफ्त राशन किसको दिया जाता है? जो गरीबी रेखा कार्ड जिनके पास में होता है, तो गरीबी रेखा कार्ड में 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन देने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि इतने लोगों को आपने गरीबी रेखा से बाहर किया। तो मैं इस बात का खंडन करता हूं, और इसके थर्ड पार्टी ऑडिट अगर ये करवा लें, अगर इसका डेटा सही है तो क्या दिक्कत है? क्योंकि हमको तो आज पता है, भारतवर्ष पूरा देख रहा है कि किस तरीके से जो इंडिपेंडेंट एजेंसियां है, नहीं, उनका लेकिन दुरुपयोग किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर आप सवाल उठा रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन आपकी भी जितने सालों सरकार रही है आजादी के बाद से, तब से गरीबी हट रही है, और गरीबी हटाओ आज भी आपका मुद्दा बना हुआ है। देखिए प्रियंका जी, मैंने जो बात कही कि 80 करोड़ लोगों को आज ये रोजगार राशन दे रहा है, मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो इस देश में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे समय में जो देता था कि 27 करोड़ लोगों को, तो उसके बाद भी तो और लोग बचते हैं। आज देश की जनसंख्या 140 करोड़ है ना, तो मैं तो बाकी लोगों की भी बात कर रहा हूँ जो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, अब जो बाकी और बच गए, ठीक है, फिलहाल चुनावी मुद्दे हैं, देखना ये होगा कि 24 में जनता की गरीबी कितनी दूर होती है, और जनता राजनीतिक पार्टियों की सीटों की गरीबी कितनी दूर कर पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का करना चाहूंगी, सौरभ जी, वासु जी और मनुष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एक तरफ कांग्रेस की न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी 22 जनवरी के कार्यक्रम को पूरी तरह से तैयार करने में और जनता के बीच राममय माहौल बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अब देखना यह होगा कि 24 के चुनाव जब सामने आते हैं तो कांग्रेस और भाजपा दोनों में से कौन जनता के बीच पहुंच पाने में अधिक सफल हो पाता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।